हेलो बच्चों, आज ये है आपका सेकंड वीडियो बना रहे हैं हम। ये सोल प्रोप्राइटरशिप चैप्टर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो टीएस ग्रेवाल का 2025 का एडिशन जो है उसका 22 क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है प्रिपेयर द ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ जगत as at 31st March 2025 from the following balances। फॉलोइंग बैलेंसेस दे रखे हैं। बैलेंसेस का मतलब जब आप जर्नल कर लेते हैं, जर्नल करने के बाद हम क्या करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं। और जब आप लेजर पोस्टिंग करते हैं तो बेटा जो उसके बैलेंस निकालते हो आप, ये वो बैलेंसेस दे रखे हैं। डेट मीन्स ये ट्रायल बैलेंस दे रखा है। सबसे बैलेंस आपको दे रखा है कैपिटल का, फिर मशीन, सेल्स, परचेज, सेल्स रिटर्न है, स्टॉक है, ड्राइंग्स है, वेजिस है, कैरीज इनवर्ड है, सैलरी, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट, परचेज रिटर्न, डेटर, कैश, कैरीज आउटवर्ड, एडवर्टाइजिंग और फिर क्रेडिटर, और लास्ट में आपको दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको यहाँ पे क्या क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। जो आप टॉपिक कर रहे हैं, इस टॉपिक को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है। क्या है? जो एक अकेला व्यक्ति बिजनेस करता है उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। और उस सोल प्रोप्राइटरशिप को एंड ऑफ द ईयर कुछ अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो तीन तरह के अकाउंट क्रिएट करते हैं। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट होता है। क्यों बनाया जाता था? हमने बताया था आपको, वो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालने के लिए। और मैंने ये भी बताया था आपको कि उसकी नेचर क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट की नेचर है। फिर हमने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो भी क्या है, नॉमिनल अकाउंट की नेचर है। और लास्ट में बैलेंस शीट। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना बताया था। यहां पर भी दोबारा ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, फिर उसके बाद हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम जब फॉर्मेट बनाएंगे तो फॉर्मेट में लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। जो भी आपको डेट दे रखे, यहाँ 25 है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम P&L बनाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपको डेबिट साइड में कुछ नहीं ढूंढना, सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक ढूंढना है। आप देख के मुझे बताइए कि आपका ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है। बताइए बेटा, कितनी ओपनिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक आपके पास 1 अप्रैल 2024 को दे रखा है 1 लाख रुपीस। तो आपका ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख। ये 1 लाख आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर मैंने आपको कहा था दूसरी चीज आपको क्या फोकस रखनी है, दूसरी चीज आपको परचेजिस को ढूंढना है। और परचेजिस आपके पास क्वेश्चन में दे रखी है 5 लाख रुपीस। 5 लाख रुपए आपकी परचेजिस लिख लेंगे आप। और इसमें मैंने कहा था इनर कॉलम में लिखना है, अगर परचेज रिटर्न है तो उसको भी आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो परचेज रिटर्न आपका दे रखा है कितने रुपए का, 5000 रुपीज। तो इसको जैसे ही आप इसमें माइनस करेंगे तो ये 4,95,000 रुपीज आ गया आपका। परचेज के बाद मैंने आपको क्रेडिट साइड में कहा था सबसे पहले आप देखेंगे सेल्स। सेल्स आपकी दे रखी है इस क्वेश्चन में, वो है कितनी, 9,20,000 रुपए। इनर कॉलम में लिखिए यहाँ पे 9,20,000 रुपए। और फिर आप इसमें से माइनस कीजिए क्या, रिटर्न। और सेल्स का रिटर्न 10,000 है। इसको माइनस करने के बाद 9,10,000 रुपए। और इसके बाद मैंने आपको बताया था आप क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक आपको सबसे नीचे दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 लाख का आपका क्लोजिंग स्टॉक है। देखिए ये सबसे पहले इन 4 चीजों को ही आपने ढूंढना है, ठीक है। अगर आप इन 4 चीजों को ढूंढ लेते हैं तो आपके जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो क्या होते हैं, थोड़े से कम हो जाते हैं। अब इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस को फाइंड करना, ठीक है।
मैं एक एक चीज बताता हूं आपको, एक एक चीज रीड करूंगा और बताऊंगा कहां पे क्यों जाता है, ठीक है। कैपिटल, कैपिटल ना तो आपका कोई एक्सपेंसिव है ना कुछ है, ये सीधी बैलेंस शीट में जाएगी। तो आपको एक बात बता देता हूं कि ट्रायल बैलेंस में जो भी आपको एसेट्स दी होगी, लायबिलिटीज दी होगी, वो कभी भी ना तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी ना कहाँ आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में, वो सीधा कहां जाएगी, बैलेंस शीट में। अब आप कहोगे जी ओपनिंग स्टॉक भी तो है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक क्या है, आप उससे ट्रेड करोगे ना, ट्रेडिंग का मतलब क्या है, आप उससे बिजनेस कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए ओपनिंग स्टॉक होगा तभी तो आप बिजनेस करेंगे। तो इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट आपका क्या रहेगा, ओपनिंग स्टॉक आपको यहाँ पे देखो, कैपिटल बैलेंस शीट में जाती है, मशीन भी आपकी ऐसा डेबिट वहां पे जाएगी। सैलरी आप लिख चुके हो, सेल्स आप लिख चुके हो, परचेज भी लिख चुके हो, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और ओपनिंग स्टॉक भी हो गया। ड्राइंग, ड्राइंग कैपिटल से रिलेटेड होती है, जब कैपिटल बैलेंस शीट में जा रही है तो ड्राइंग भी कहा जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी। फिर आती है वेजिस। तो वेजिस क्या है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, वेजिस आपका डायरेक्ट एक्सपेंसिव है, मजदूरी। तो मैंने आपको बताया था क्या होता है, वो मजदूर जो फिजिकल वर्क करते हैं, जो फिजिकल वर्क करते हैं उनको हम वेजेस देते हैं, और जो मेंटली वर्क करते हैं उन्हें सैलरी देते हैं। अब ये मत सोचना कि जो फिजिकल वर्क करते हैं वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिजिकल वर्क का मतलब जिनका काम कहते हैं ना लेबर टाइप का काम होता है, वो कहलाती है वेजेस, और जिनका ऑफिशियल काम होता है उनको हम क्या देते हैं, सैलरी देते हैं, ठीक है। तो वेजेस आपका अमाउंट बताइए कितना, वेजेस का 1 लाख, 1 लाख का आपका वेजेस है। वेजेस के बाद हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ढूंढते हैं, कैरीज इनवर्ड, जो रॉ मटेरियल को आप फैक्ट्री में लेके आ रहे हैं उसका खर्चा, कैरीज इनवर्ड। कितना अमाउंट है इसका, 5000 रुपीज। देखिए मैं एक सीक्वेंस में लिख रहा हूं, आप देखेंगे ना टोटलिंग में इजी रहेगा आपको, और कॉमा भी लगाना चाहिए आपको, ठीक है। सैलरी आपको ऑफिस के वर्कर को दी जाती है, तो वो कहां जाएगी, आपकी इनडायरेक्ट है। जनरल एक्सपेंसेस भी आपका इनडायरेक्ट है, रेंट भी इनडायरेक्ट है, परचेज रिटर्न हो चुका है। डेटर आपकी एसेट्स है बैलेंस शीट में, कैश आपकी एसेट्स है बैलेंस शीट में। इसके बाद है कैरीज आउटवर्ड, कैरीज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जब आप गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग के बाद जब आप उसको सेल करने के लिए जब आप बाहर भेजते हैं अपनी फैक्ट्री से, तो वो कहलाता है कैरीज आउटवर्ड। तो ये आपका इनडायरेक्ट है। कैरीज के बाद एडवर्टाइजिंग, कभी गुड्स बनने से पहले आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, नहीं, तो वो एडवर्टाइजमेंट क्या है, इनडायरेक्ट है। और क्रेडिटर आपकी लायबिलिटीज है। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके पास बस यही है। फिर मैंने क्या बताया था आपको, आपको टोटलिंग करनी है, ये फाइंड करना है किस साइड की टोटल ज्यादा आ रहा है। तो आप देख सकते हो इसमें किस साइड का टोटल ज्यादा है, वहां 9 लाख और 2 लाख 11 लाख के आसपास है, तो मतलब क्रेडिट साइड ही ज्यादा है। तो क्रेडिट साइड आपकी इनकम की साइड है, 11,10,000, 11,10,000 यहाँ पे भी लिखिए, ठीक है। और फिर यहां लिखिए टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। अब ये अमाउंट कैसे आएगा, देखिए अमाउंट आएगा, ये सारी जीरो है, हमें जीरो ही चाहिए, तो जीरो आ गया, 5 और 5 10 से जीरो, हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 10 और 1 11, हासिल लगा 1, 6 और 1 7, 7 और 4 11। तो आपका प्रॉफिट आया 4,10,000 ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो 2 वाला इधर आके क्या आएगा, बाय में, इसको यहां लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 4,10,000। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको केवल ग्रॉस प्रॉफिट तक बताया था। अब हम दूसरा हिस्सा स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, वो है P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ग्रॉस निकालने के बाद इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, अगर प्रॉफिट इस तरफ आए तो वो इस तरफ ट्रांसफर होगा, लॉस होगा तो वो इस तरफ ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब आपके पास उन चीजों को आपने दोबारा लिखना है जो आप छोड़ चुके थे, जो एक्सपेंसिव छोड़ चुके थे। जैसे आपने सबसे पहले सैलरी को नहीं लिखा था, क्यों, ये कह के कि सैलरी आपका इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में सैलरी आपके पास कितना अमाउंट है सैलरी का बेटा, 60,000,
सैलरी के बाद आपका जनरल एक्सपेंसेस भी है, कितना है 20,000। जनरल एक्सपेंसेस के बाद आपके पास है रेंट, बिल्कुल रेंट भी लिखेंगे। रेंट कितने का है 50,000 का रेंट है। रेंट के बाद आपके पास कैरीज आउटवर्ड है, कैरीज आउटवर्ड कितना है आपका 20,000 का कैरीज आउटवर्ड है। फिर आपके एडवर्टाइजिंग है, कितने रुपए की एडवर्टाइजिंग, ये है 20,000। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि आपने डेबिट साइड में यहाँ पे क्या क्या लिखा है। आपने सैलरी लिखी, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट, कैरीज आउटवर्ड और एडवर्टाइजिंग। क्यों लिखा, क्योंकि ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यहाँ कोई इनडायरेक्ट इनकम नहीं है। जैसे कई बार क्या होता है डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखा होगा, कमीशन रिसीव्ड लिखी होगी। ठीक है, ये सब आपके क्या आएगी क्रेडिट साइड में आएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे आपने सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने के बाद अब आप इसका टोटल करेंगे, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए करते थे, अब नेट प्रॉफिट निकालेंगे। अब आप चेक कीजिए किस साइड का टोटल ज्यादा है। देखिए वहां 4 लाख है और यहाँ पे तो क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा है, तो 4,10,000 ये आपका क्या आ गया टोटल आ गया। अब इस के डेबिट साइड का टोटल कम है तो इसको कहेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। अब देखिए ये कितना है, सारी जीरो है तो जीरो तो हमें चाहिए, यहां पे भी सारी जीरो है, जीरो हो गई। अब देखिए यहाँ पे 6 और 2 8 5 13 14 15 16 17 17 और 4 21 21 से 1 आ जाएगा, हासिल आपके पास 2 है और 2 और 2 4, तो आपको 2,04,40,000 रुपए का आपको नेट प्रॉफिट आ गया। तो सबसे पहले हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, कैसे निकाला, सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक लिखा, फिर परचेजेस लिखी, परचेज में से रिटर्न लेस किया, रिटर्न के बाद क्रेडिट साइड में सबसे पहले सेल लिखी, सेल में से सेल्स रिटर्न घटाया, क्लोजिंग स्टॉक लिखा। मैंने आपको कंसेप्ट बताया था क्लोजिंग स्टॉक का कि क्लोजिंग स्टॉक की अगर 2 वैल्यू दे रखी होती तो किस वैल्यू को हमें लिखना होता है और क्यों लिखना होता है। लिखना होता है हमें जो दोनों में कम। क्यों लिखना पड़ता है, इसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल है, इसके पीछे है आपकी प्रूडेंस कंसेप्ट, प्रूडेंस कंसेप्ट, रूढ़िवादी परंपरा। ठीक है, एमसीक्यू में भी पूछ सकता है आपसे। तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेजेस कैरीज, ये ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने के बाद बस ये आ जाएगा। तो आपको सिंपल सी बात याद रखनी है बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट बहुत छोटी है, उसको याद कर लो, इनडायरेक्ट आपके पास। अच्छा, अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप अपनी बुक में कभी भी मत लिखना, कई बच्चे लिखते हैं टी, कई बार लिख देंगे कोई पी, कोई लिख देंगे बी, टी फॉर ट्रेडिंग, बी फॉर, आप आइटम को ऐसे मत लिखो, आपको याद नहीं रहेंगे। आप 2-3 क्वेश्चंस करोगे ना, आप देख देख के करो चाहे, फिर आपको याद हो जाएंगे और फिर आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम है ना इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बेटा नेट प्रॉफिट निकालने के बाद हमारा लास्ट काम जो होता है, सबसे लास्ट में हमें बनानी पड़ती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ पोजीशन स्टेटमेंट। ये क्या करता है, किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। तो बैलेंस शीट बनती है एज एट 31 मार्च, एज एट लिखते हैं और उसके लिए फॉर द ईयर लिखते हैं। यहाँ आपकी एसेट्स रहेगी, ये लाइबिलिटीज है, अमाउंट। आप कहां से स्टार्ट कीजिए बैलेंस शीट को, लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आप यहां लिखिए कैपिटल, जो ट्रायल बैलेंस में दे रखी थी कैपिटल, और यहाँ पे आपको कैपिटल दे रखी है 3,60,000। बेटा बिजनेस कौन करता है, ये कौन कर रहा है बिजनेस, एक सोल प्रोप्राइटर कर रहा है
और इसका नाम है जगत। जगत ने स्टार्टिंग में इसने अपनी कैपिटल लगा रखी थी 3,60,000। अब ड्यूरिंग द ईयर इसको जो नेट प्रॉफिट हुआ था वो कितना हुआ नेट प्रॉफिट? 2,40,000। तो उस प्रॉफिट का इसके कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्रॉफिट होगा तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, लॉस होगा तो कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो इट मींस कि जब भी नेट प्रॉफिट होगा वो हम कैपिटल में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट है 2,40,000 का। अब इसको ऐड करके कितना हो गया? ये पूरा 6 लाख रुपए हो गया। अगर क्वेश्चन में नेट लॉस होता तो हम प्लस की जगह क्या करते? माइनस। अब देखो इस क्वेश्चन में जो जगत है उसने ड्राइंग भी कर रखी है, और ड्राइंग का अमाउंट है आपका 40,000 का। तो हम क्या करेंगे? लेस ड्राइंग। भाई सिंपल सा कंसेप्ट है, प्रॉफिट ऐड करते हैं तो कैपिटल इंक्रीज हो रही है, ड्राइंग करेंगे तो हमारी कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज। तो लेस तो करना ही पड़ेगा उसे। तो 40,000 की आपने ड्राइंग की है, अगर आप इसमें से 40,000 लेस करते हैं तो ये आ गया आपका 5,60,000। 5,60,000 की अब आपकी कैपिटल रहेगी। अब इसके बाद क्या लिखना है? आपने लिखनी है सारी लाइबिलिटीज। अब इस क्वेश्चन में लाइबिलिटीज क्या थी? इस क्वेश्चन में जो आप अब लाइबिलिटीज देख रहे थे, तो इस क्वेश्चन में लाइबिलिटीज का क्रेडिटर है। कितने का है क्रेडिटर आपके पास? 50,000। और कोई भी लाइबिलिटीज नहीं है। लाइबिलिटीज नॉर्मली क्या होगा? बिल्स पेबल होगा आपका, हो सकता है आपका बैंक लोन हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो, क्रेडिटर्स हो, किसी पार्टनर्स का लोन हो, कोई लोन हो, ठीक है। ये सारी आपकी क्या है? लाइबिलिटीज है। तो लाइबिलिटीज और कुछ नहीं है। अब एसेट साइड में आइए। एसेट साइड में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? फिक्स एसेट्स को लिखना चाहिए। फिक्स एसेट जैसे मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब चीजें। तो इस क्वेश्चन में आपके पास मशीनरी है। कितनी है मशीनरी? हाँ जी, 70,000 रुपीज की मशीन है आपके पास। मशीन के बाद आपके पास अगला आइटम चलें तो मशीन, और कोई फिक्स एसेट्स तो है नहीं। फिर आपके पास डेटर्स है, कैश है। डेटर्स है आपके पास, कैश है। डेटर बताइए कितने? 3 लाख का डेटर है। कैश कितना है? 40,000 का कैश है। और कोई है नहीं। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, इसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस शीट में करते हैं। रीजन क्या है? जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा होता है, बिल्कुल लास्ट में लिखा होता है। और ट्रायल बैलेंस में जो आइटम लिखे होते हैं वो होते हैं जो उनकी लेजर पोस्टिंग हो चुकी होती है। और लेजर पोस्टिंग किस सिस्टम पे आधारित है? डबल एंट्री सिस्टम पे। तो जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम होते हैं उनकी हम डबल एंट्री पोस्ट यानी डबल पोस्टिंग कर चुके होते हैं। लेकिन जो ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है क्लोजिंग स्टॉक, वो क्योंकि ट्रायल बैलेंस में अंदर नहीं है इसलिए इसका डबल एंट्री पोस्टिंग तो हुई नहीं है। तो क्लोजिंग स्टॉक याद रखना हमेशा 2 बार ही दिखाया जाएगा। एक आपने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाना होता है, और दूसरा आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाना होगा। क्लोजिंग स्टॉक ये हम लोग भूल जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट बताइए कितना है? 2 लाख रुपए का आपका क्लोजिंग स्टॉक। अब आपको क्या करना है? दोनों साइड का टोटल कर दीजिए, ठीक है। यहां आपका हो रहा है 6,10,000 रुपये। अगर यही टोटल क्रेडिट साइड में भी आ जाए 6,10,000, देखिए आ भी गया, आ गया कि नहीं? तो आपका टोटल ये सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो हम ये कर रहे हैं ये टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप विदाउट एडजस्टमेंट। क्या है? इस चैप्टर में केवल आप यही सीखते हैं कि कौन सा आइटम कहां किस अकाउंट में दिखाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, P&L अकाउंट में क्या क्या आता है, बैलेंस शीट किस तरह बनती है। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते।
विद एडजस्टमेंट आता है। लेकिन बेटा जिसको ये नहीं आएगा विद एडजस्टमेंट भी चैप्टर में दिक्कत होती है। तो प्लीज इस चैप्टर को ये मत सोच के चलिए कि एग्जाम में नहीं आएगा हम नहीं करेंगे। ये जब आपको आ जाएगा तो आपको सेकंड चैप्टर में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसका कम से कम 70% पूरा का पूरा वैसे के वैसे ही आपको उसमें रीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज मैंने आपको जो बताया वो क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट बताया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बताई है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज आती है, फिर क्रेडिट साइड में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट या नेट ग्रॉस लॉस को हम पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं, वहां से हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं और उसके लिए हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम को देखते हैं। और बैलेंस शीट के अंदर क्या होती है, सारी एसेट्स और लायबिलिटीज आती है। कैपिटल लिखेंगे, नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे, अगर लॉस होगा माइनस करेंगे, ड्राइंग है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं लेस करेंगे, है तो लेस करके दिखा देंगे। बाकी सारी लायबिलिटीज इस तरफ आएगी, इधर सारी एसेट्स आएगी। कोशिश कीजिए कि सबसे पहले कैपिटल से स्टार्ट कीजिए और यहाँ पे सबसे पहले फिक्स एसेट से स्टार्ट कीजिए, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, ठीक है, उस टाइप के आइटम्स। ओके, नोट कीजिए बेटा ये भी।